मनोविज्ञान विषय की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। बीए पार्ट फर्स्ट के लिए आज का टॉपिक है व्यवहार का दैहिक आधार या फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के प्रति प्रतिक्रिया करता है और उसका व्यवहार वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों से प्रभावित होता है। लेकिन क्या इसके साथ ही व्यवहार का कोई दैहिक आधार भी है, या हमारा जो आंतरिक संरचना है वह भी व्यक्ति के व्यवहार को किसी रूप में प्रभावित करता है या नहीं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। व्यवहार का दैहिक आधार से क्या तात्पर्य है? किसी भी उद्दीपक के प्रति प्राणी की अनुक्रिया या रिस्पॉन्स को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसके अनुक्रिया प्रक्रम का, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म का विस्तृत रूप से विश्लेषण किया जाए। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट ने प्राणी शरीर की कोशिकाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। यदि हम कोशिकाओं की बात करें तो ये इनका जो क्लासिफिकेशन किया जा सकता है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहली है ग्राहक या रिसेप्टर सेल्स, दूसरे प्रभावक या इफेक्टर सेल्स और तीसरे समायोजक या एडजस्टर सेल। ग्राहक कोशिकाओं से क्या तात्पर्य है? ग्राहक कोशिका से तात्पर्य वैसी कोशिकाओं से होता है जो विशेष तरह के उद्दीपकों से उत्तेजित होती हैं। सामान्य प्राणी में जो ग्राहक पाए जाते हैं वे 4 तरह के उद्दीपकों से प्रभावित होते हैं। वे उद्दीपक हैं तापीय उद्दीपक, यांत्रिक उद्दीपक, रासायनिक उद्दीपक और रोशनी से संबंधित उद्दीपक। इन्हीं को नाम दिया गया है थर्मल, मैकेनिकल, केमिकल और लाइट। इससे स्पष्ट होता है कि ग्राहक एक विशिष्टता प्राप्त सेल होते हैं जो वातावरण तथा शरीर के भीतर होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान कराते हैं। इन्हें ज्ञानेंद्रियां भी कहा जाता है। मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 मानी जाती है, जिसमें नाक, आँख, कान, जिह्वा और त्वचा है। इन सभी के माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों के विषय में ज्ञान मिलता है, लेकिन इनकी संख्या केवल 5 नहीं है। ज्ञानेंद्रियों की कुल संख्या 5 से कहीं अधिक है। ग्राहक का सामान्य वर्गीकरण क्या है? किस तरह से हम इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं विभिन्न भागों में? तो जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स, इसको 3 भागों में बांट करके इसके वर्गीकरण को समझाने का प्रयास किया गया है। पहला तो ये कि उसका वर्ग क्या है, संवेदी ज्ञान किस प्रकार का प्राप्त होता है उन ग्राहकों से, और इसके वर्गीकरण का आधार क्या है। पहला है वर्ग या क्लास, जिसमें पहले नंबर पर रख सकते हैं हम बाह्य ग्राहक को या एक्स्ट्रोसेप्टर्स को। इसका जो संवेदी ज्ञान है वो हमें मिलता है त्वक दर्द के रूप में। त्वक दर्द से तात्पर्य है, यहाँ पर त्वक से तात्पर्य है त्वचा से। तो त्वचा पर किसी भी प्रकार के दर्द की अनुभूति हमें इन्हीं बाह्य ग्राहकों के माध्यम से होती है। त्वक दबाव, त्वचा पर किसी भी प्रकार का दबाव, त्वचा पर किसी भी प्रकार की गर्मी का एहसास, दृष्टि, घ्राण, स्वाद। इसी को समझने की दृष्टि से हम कह सकते हैं क्यूटेनियस पेन, प्रेशर, वार्म, विजन, ऑल्फेक्शन, गस्टेशन। अब ये जो ज्ञान है ये हमें बाह्य ग्राहकों के आधार पर मिलता है, लेकिन इसके वर्गीकरण का आधार क्या है? वर्गीकरण का आधार है मुख्य रूप से कि शरीर के सतह पर आधारित ग्राहक जो मुख्यतः उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करते हैं उन्हें हम बाह्य ग्राहक कह सकते हैं। प्रायः शारीरिक गति के रूप में अनुक्रिया की जाती है।
अनुक्रिया किस तरह की होगी? शारीरिक गति या बॉडीली मूवमेंट के रूप में देखने में आती है। दूसरे हैं अंतर्ग्राहक। अंतर्ग्राहक से जो हमें संवेदी ज्ञान मिलता है वो है आंगिक दर्द, आंगिक दबाव, आंगिक गर्मी, आंगिक ठंड, घ्राण, स्वाद। इसी को कह सकते हैं ऑर्गेनिक पेन, ऑर्गेनिक प्रेशर, ऑर्गेनिक वार्मथ, ऑर्गेनिक कोल्ड, ऑल्फेक्शन, गस्टेशन। तो इसके आधार पर, इस संवेदी ज्ञान के आधार पर हम इसे समझ सकते हैं। वर्गीकरण का आधार क्या है? ऐसे ग्राहक शरीर के भीतर विशेषकर पाचन एवं मूत्र तंत्रीय क्षेत्रों में होते हैं तथा शरीर के भीतर के उत्तेजनों के प्रति अनुक्रियाशील होते हैं। प्रायः आंतरिक परिवर्तन के रूप में यहाँ अनुक्रियाएं की जाती हैं। पाचन क्रिया में भोजन का पचाना, या जब ब्लैडर हमारा फुल हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि अब शरीर से जो वेस्ट पदार्थ है उसे बाहर निकालना है, तो इस प्रकार की जो भी उत्तेजना हमें मिलती है वो इन्हीं अंतर्ग्राहकों के माध्यम से मिलती है, और जो आंतरिक परिवर्तन होते हैं वो इन्हीं अंतर्ग्राहकों के माध्यम से होते हैं। नेक्स्ट, मध्यग्राहक। इसका जो संवेदी ज्ञान है वो है मांसपेशीय गतिबोध के रूप में, कंडरा गतिबोध के रूप में, संधिगत गतिबोध के रूप में और वेस्टिबुलर गतिबोध के रूप में। मसल काइनेस्थेसिस, टेंडर काइनेस्थेसिस, जॉइंट काइनेस्थेसिस, वेस्टिबुलर काइनेस्थेसिस। वर्गीकरण का आधार क्या है? ऐसे ग्राहक मांसपेशियां, कंडरा, संधि तथा अश्रवण अंतःकरण। अश्रवण अंतःकरण से तात्पर्य है कि कान का वो आंतरिक भाग जो सुनने से संबंधित नहीं है, उसमें पाए जाते हैं। कौन से ग्राहक? मध्य ग्राहक। साथ ही वे मूलतः शारीरिक गतियों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। चौथा प्रकार है नोसी ग्राहक का। नोसी ग्राहक जो संवेदी ज्ञान होता है नोसी ग्राहकों के माध्यम से या नोसिसेप्टर के माध्यम से, वो है आंगिक दर्द या ऑर्गेनिक पेन, आंगिक दबाव या ऑर्गेनिक प्रेशर और आंगिक गर्मी। शरीर के अंगों में किसी भी प्रकार के दर्द, दबाव, गर्मी की अनुभूति इन्हीं नोसी ग्राहकों के माध्यम से होती है। ये नोसी ग्राहक प्राणी के पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं तथा मूलतः घातक उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उन उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करते हैं जो शरीर के लिए घातक हो सकते हैं। नमन या मोड़ के रूप में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इन्हीं के आधार पर होती है। इनके द्वारा मुख्य रूप से अनुक्रिया की जाती है। तो इस प्रकार से इन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। किसको? रिसेप्टर्स को। बाह्य ग्राहक, अंतःग्राहक, मध्य ग्राहक और नोसी ग्राहक। उसके बाद में आते हैं प्रभावक। प्रभावक कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जिनकी मदद से प्राणी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कर पाता है। जो भी उस उद्दीपक उसके सामने आते हैं उनके प्रति रिस्पॉन्ड कर पाने की जो क्षमता है वो किसके आधार पर होती है? प्रभावक कोशिकाओं के आधार पर। ऐसी कोशिकाओं में भी कार्य एवं संरचना की विशेषता पाई जाती है और इस कार्य की एवं संरचना की विशेषता के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, मांसपेशियां और ग्रंथियां। मांसपेशियों का निर्माण कई तरह की इंडिविजुअल सेल्स, जिन्हें मांसपेशीय तंतु या मसल फाइबर कहा जाता है, से होता है। मानव शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं: चिकनी मांसपेशियां, रेखीय मांसपेशियां और तीसरा प्रकार है हृदय मांसपेशियां। इन सभी का
वर्णन भी हमारे लिए बहुत उचित है कि हम जिसे जान सकें कि ये किस प्रकार से कार्य करती है या इन्हें किस प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। चिकनी मांसपेशियाँ या स्मूथ मसल्स को अरेखित मांसपेशियाँ भी कहा जाता है। अरेखित मांसपेशियों से तात्पर्य है जो रेखा विहीन है। इनमें रेखाएं किसी प्रकार की दिखाई नहीं देती, इसीलिए इन्हें अनस्ट्राइप्ड मसल्स भी कहा जाता है और दूसरा नाम इनका है चिकनी मांसपेशियां या स्मूथ मसल्स। इस तरह की मांसपेशियां अंतरावयवी अंगों जैसे आँत, पेट, रक्तवाहिनी, यहाँ चित्र में भी आपको समझाने का प्रयास किया गया है, आदि में पाई जाती हैं। इन मांसपेशियों में फाइब्रिलिया नाम का एक विशेष तत्व पाया जाता है। इन मांसपेशियों के संकुचन की क्रिया, सिकुड़ने और फैलने की जो क्रिया है वो इसी फाइब्रिलिया पर निर्भर करती है। दूसरे प्रकार की मांसपेशियां हैं स्केलेटल मसल्स या रेखीय मांसपेशियां। चित्र में नीचे दिखाई गई हैं। आप देख सकते हैं चित्र में कि इनमें कुछ रेखाएं जैसी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखें तो ये इस प्रकार की जो रेखाएं हैं ये हम देख सकते हैं, इसीलिए इन्हें रेखीय मांसपेशियां कहा गया है। तो रेखीय मांसपेशियों को कंकाली मांसपेशियां भी कहा जाता है या स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं इन्हें। ये देखने में धारीदार दिखाई देती हैं। बाँह, पैर आदि में इस प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। ये चिकनी मांसपेशियों की तुलना में अधिक लंबी होती हैं तथा एक विशेष लचीली झिल्ली में बंद होती हैं। इस झिल्ली को सर्कोलेमा कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो इनके बाह्य रूप को देख करके ही हम इन्हें अलग अलग स्ट्राइप्ड मसल्स में और स्मूथ मसल्स में विभक्त कर सकते हैं। तीसरे प्रकार की मांसपेशियां हैं हृदय की मांसपेशियां या कार्डियक मसल्स। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं चित्र में, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ऐसी मांसपेशियां हृदय में होती हैं। इनमें संकुचन तथा फैलाव से हृदय अपना कार्य करता है। हृदय का कार्य है मुख्य रूप से ब्लड को प्योरीफाई करना और उसे शरीर के विभिन्न भागों तक भेजना, जिसके लिए हार्ट को बार बार पंप करना होता है। तो ये इसमें जो संकुचन और फैलाव की जो प्रक्रिया है वो हृदय के माध्यम से होती है। हृदय में जो संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया है वो इन मांसपेशियों के कारण होती है। हृदय मांसपेशी की मुख्य विशेषता ये होती है कि ऐसी मांसपेशियाँ तंतु या फाइबर्स इसमें ना तो समानांतर होते हैं और ना ही ये मांसपेशियाँ किसी झिल्ली से घिरी होती हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ शाखाएं जैसी दिखाई देती हैं और ये शाखाएं आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। शाखाएं निकली, आगे चल कर के ये एक दूसरे से मिल गई, फिर शाखाएं निकली और एक दूसरे से मिल गई। तो इस प्रकार ये जो शाखाएं हैं और ये जो मिलने की प्रक्रिया है, इसके कारण ये इनकी आकृति यदि हम देखें तो वो जालीनुमा दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार से इनकी बाह्य आकृति के आधार पर ही इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। किन 3 भागों में बांटा जा सकता है? चिकनी मांसपेशियों में, रेखीय मांसपेशियों में और तीसरा प्रकार है हृदय की मांसपेशियां या कार्डियक मसल्स में। आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।